अध्याय 12 अंत में। अपने पिता की कहानी सुनने के बाद मेरे मन में उनके प्रति जो कुछ भी शंकाएं थी वो सब दूर हो गई थी। अब मुझे उनके प्रति कोई भी गुस्सा नहीं था। उस दिन के बाद जितने दिन भी मैं वहां रही, अपने पिता के साथ उनके घर में रही। मेरे पिताजी ने मेरा परिचय मेरे बाकी के परिवार से करवाया। मैं वहां अपने दादा दादी और चाचा चाची को मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने भी मेरा स्वागत बहुत जोश के साथ किया। अपने भाई बहनों और परिवार के साथ रहने में कितना मजा आता है कि मैंने उस दिन जाना। मेरे जीवन में पिता की कमी पूरी हो चुकी थी। मेरा यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो गया था और अब हमारे जाने का समय आ गया था। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप भी हमारे साथ चलो। नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन क्यों पिताजी? मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ। यहाँ मेरा एक नाम है जिस नाम की सभी लोग इज्जत करते हैं, वो नाम जिसको बनाने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। शहर में मेरी जान पहचान है। तुम्हारी वो दुनिया मेरे लिए अनजान है, वहां मुझे कोई नहीं जानता। और वैसे भी मैं तुम्हारी दुनिया में जाकर दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी जिंदगी इस समाज में मेरा मजाक बनाया। मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से उन्होंने मेरी तुलना एक बंदर के साथ की, लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। परंतु जब मेरी पत्नी यानी तेरी माँ ने मेरी समस्या की वजह से मुझसे नफरत करने लगी तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब यही ठीक रहेगा कि तुम अपनी दुनिया में रहो और मुझे अपनी दुनिया में रहने दो। लेकिन हम दोनों का अपनी अपनी दुनिया में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक पिता का फर्ज भूल जाऊं। तुम्हें जब भी एक पिता के तौर पर मेरी जरूरत होगी, तुम मुझे वहां खड़ा पाओगी। मैं तुम्हारे लिए हर समय तैयार हूं, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी माँ की नफरत का सामना भी क्यों ना करना पड़े। मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन पिताजी, ये सब पुरानी बातें, इनको छोड़ो और आप हमारे साथ चलो। बेटी, तुम बेफालतू की जिद कर रही हो। ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे संपर्क में हर समय रहूंगा। तुम्हें जब भी मुझसे मिलने का दिल करेगा, मैं तुम्हारे पास तुम्हें मिलने आ जाऊंगा। मैंने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरे साथ जाने की जिद को ठुकरा दिया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो अपनी माँ को मेरे बारे में बिल्कुल न बताएं, क्योंकि वो नहीं चाहते ताकि मेरी माँ को पता चले कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई है। इसके पीछे की वजह तो मैं बिल्कुल नहीं जानती और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। हम अपने घर वापस आ चुके थे। सिया की हकलाहट की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी और वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से सभी के साथ बातें कर रही थी। उसके इस नए जीवन से उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। वो अपने साथ साथ दूसरों की हकलाहट की समस्या भी हल करने लग गई थी। उसने अपनी हकलाहट की समस्या और इस समस्या के कारण उसको अपनी जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसके साथ उसने अपनी समस्या पर काबू कैसे पाया, इस विषय पर एक कहानी लिखी। सिया की इस कहानी की चारों तरफ बहुत तारीफ हुई। सिया बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर उसकी बगिया में लगे हुए फूल पहले से ज्यादा खुश नजर आने लग गए थे। ये बसंत ऋतु के आगमन की वजह थी या सिया के वापस घर आने की खुशी, कुछ भी कहो, लेकिन सिया की बगिया के फूल पहले से ज्यादा खिले हुए थे और ऐसी सुंदर बगिया मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो फूल सिया की तरह मुस्कुरा रहे हों और सिया के अच्छे जीवन की खुशी मना रहे हों। दूसरी तरफ मैं अपने पिता से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मैंने ये बात अपनी माँ से छुपा कर रखी और ये कोशिश की कि उनको इस बारे में कभी भी पता ना चले कि मैंने अपने पिता को ढूंढ लिया है और मेरी उनसे मुलाकात हो गई है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ भी उसी समाज का हिस्सा है जो समाज एक हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के दर्द को नहीं समझ सकता। आज भले ही मेरे पिता की हकलाहट की समस्या खत्म हो चुकी है और वो एक अध्यापक के तौर पर दूसरों की समस्या को हल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ है वो उनके साथ साथ ही रहेगा। यानी कि उनका चरित्र इस समाज में एक अबू यानी कि एक बंदर का ही रहेगा।